हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सेट एकेडमी। तो चलिए, आज हम लोग पीजीटी का अगर बता दें तो आज हम लोग पीजीटी का सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। इससे पहले कि अगर आप सेट 1 नहीं देखे हैं, ठीक है, तो हमारा प्लेलिस्ट एक बना हुआ है खास करके बीपीएससी टीआरई 4 पीजीटी हिस्ट्री, ठीक है, उसमें जाके आप सेट 1 को एक बार देख लीजिए। और आज हम लोग सेट 2 लेकर आए हुए हैं, ठीक है। और एक बात, जो अभी तक वैसे स्टूडेंट जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, वैसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, याद रखिएगा, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल देंगे। वहाँ से जाकर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो भी पीडीएफ होगा, ठीक है, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और रात में, ठीक है, याद रखिएगा, रात में 8 बजे आप लोग को पीडीएफ भेज दिया जाता है। और जिस दिन हम रात में 8 बजे पीडीएफ भेजेंगे उसके अगले दिन 10 बजे, ठीक है, याद रखिए, उसके अगले दिन 10 बजे आप लोग को यूट्यूब पे डिस्कशन करा दिया जाता है। तो अगर आपको अभी तक पीडीएफ नहीं मिला है, आप सिर्फ डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कीजिए, डाउनलोड कीजिए। और इसके बाद सेट 2, ठीक है, सेट 2 है या सेट 3 या सेट 4 ऐसे चलता रहेगा। सबसे पहला प्राथमिकता आपका है कि सेट को खुद से बनाना है। सेट को आप खुद से बनाइए। इसमें आपका हिस्ट्री का अगर हम बात कर लें तो हिस्ट्री का टोटल 80 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। 80 क्वेश्चन का हम सेट आप लोग के लिए लेकर आए, खास करके पीजीटी वालों के लिए, जिनका भी 11th-12th में हिस्ट्री सब्जेक्ट हो, उन लोग के लिए 80 क्वेश्चन का हम सीरीज लेकर आए, ठीक है। ये टोटल 10 सेट रहेगा। इसमें टोटल कितने 10 सेट रहेगा, तो इसमें टोटल आपका 10 सेट हम लेकर आए हैं, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा समय आपको बर्बाद ना करते हुए, क्योंकि आप सबको पता है कि नोटिफिकेशन भी आप लोग का जनवरी में, अगर आपको बता दें, ठीक है, तो बीपीएससी टीआरई 4 का, ठीक है, टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है आप लोग का जनवरी में आने वाला है, ठीक है। तो बहुत जल्द आप लोग को नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। उससे पहले कि आप अपना तैयारी को अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो देरी ना करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न आपके सामने है। आइए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि चीन में कब जिंग राजवंश ने सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह का दमन किया था। कल भी ये क्वेश्चन था, सेट 1 में भी आप लोग को बताया गया था कि ताइपिंग विद्रोह जो था, ठीक है, इसका दमन या इसको ताइपिंग विद्रोह को कब कुचल दिया गया था। तो कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं, 1864 में, ठीक है, याद रखिएगा 1864 में। अगर बाई डेट आप लोग को याद रखना है तो 19 जुलाई, ये भी याद रखिए, कहीं कहीं आप लोग से बाई डेट पूछ लेगा, तो 19 जुलाई, ठीक है, 19 जुलाई 1864 में टाइपिंग विद्रोह को चीन में कुचल दिया गया था, इसका दमन हो गया था, ठीक है। अब देखिए, कल भी बोले थे, फिर आज भी बोल रहे हैं कि टाइपिंग विद्रोह का, ठीक है, नेता कौन था। टाइपिंग विद्रोह का नेता कभी भी पूछ लिया जाएगा, तो याद रखिएगा हंग, ठीक है। टाइपिंग विद्रोह का नेता कौन था, तो हंग हसू चुआन। हंग हसू चुआन जो था टाइपिंग विद्रोह का नेता था, ठीक है। अगर पूछेगा टाइपिंग विद्रोह का नेता कौन था, तो हंग हसू चुआन टाइपिंग विद्रोह का नेता था। और टाइपिंग विद्रोह को कब कुचल दिया गया था या इसका दमन कब हुआ था, तो 1864 में इसका दमन हो चुका था। और आप लोग आंसर करते चलिएगा, अगर आप मिला रहे हैं, सेट को बनाए हैं, तो आंसर करते चलिएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्यों चलते, प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है, देखिए। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अवध राज्य को अंग्रेजों ने कब समाप्त किया, या अवध राज्य को अंग्रेजों ने कब अपने आप में मिला लिया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा अवध का 1856 में, ठीक है। आपको पता होगा डलहौजी का कार्यकाल, एक बार आपको याद दिला दें थोड़ा सा डलहौजी के बारे में। देखिए, डलहौजी था 1848 से लेकर 1856 तक, कौन था, तो डलहौजी था। इसके कार्यकाल में, याद रखिएगा, इसके कार्यकाल में सबसे अगर पहले अगर बात किया जाए तो 1848 में सतारा को, ठीक है, सबसे पहले सतारा को डलहौजी क्या किया था, अपना साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। और सतारा के बाद अगर देखा जाए तो 1849 में, याद रखिएगा, 1849 में अगर बात करेगा तो संभलपुर को, 1849 में संभलपुर हो जाएगा, ठीक है। और 1850 में अगर बोलेगा, 1850 में कौन हो जाएगा, तो बघाट को। सब लोग डलहौजी जो था सबको अपना साम्राज्य में मिलाते गया था। 1850 में बघाट हो जाएगा। और एक था आपका उदयपुर, ठीक है, ये सब नोट कर लीजिएगा। 1848 में सतारा हो जाएगा, देखिए
1848 में बोलेगा सतारा, 1849 में बोलेगा संभलपुर, 1850 में बघाट को, ठीक है। और आगे चलते हैं, इसके बाद 1850 हो गया, 1800, ठीक है, मेन बता देते हैं। 1852 में, कौन था, उदयपुर। 1852 में किसको, डलहौजी जो था अपना मतलब साम्राज्य मिला लिया था उदयपुर को 1852 में। 1853 में बोलेगा तो 1853 में हो जाएगा झांसी को, ठीक है। 1853 में किसे, झांसी को। 1854 में नागपुर को, 1854 में किसको, नागपुर को, ठीक है, डलहौजी अपने साम्राज्य मिला लिया था, ठीक है। अब 1800 फिर लास्ट फिर आपका भी कहाँ गया, 56 की बात कर ले, ठीक है। तो 1856 में बोलेगा तो अवध को डलहौजी जो था अपने साम्राज्य में मिला लिया था। यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा डलहौजी से, देखिए डलहौजी जो था, ठीक है, जब डलहौजी जो था अवध को जब अपने साम्राज्य में मिला रहा था तो पूछता है उस समय अवध का नवाब कौन था। तो उस समय अवध का नवाब अगर पूछ ले तो याद रखिएगा वाजिद अली शाह, ठीक है। वाजिद अली शाह जो था उस समय नवाब था, वाजिद अली शाह, ठीक है। वाजिद अली शाह जो था उस समय अवध का नवाब था। जब डलहौजी ने अवध को अपना साम्राज्य मिलाने गया 1856 में, कुशासन का आरोप लगा कर 1856 में मिला लिया था, उस समय अवध में किसका मतलब किस उसमें शासक कौन था, तो वाजिद अली शाह उस समय शासक था, ठीक है। चलिए बात करते, देखिए ये डलहौजी जो था वो अवध के बारे में क्या कहता था, ठीक है। डलहौजी अवध के बारे में कहा था, ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, ये पूछता है, ठीक है। डलहौजी ने अवध के बारे में क्या कहा था, अवध को डलहौजी कहा था ये एक प्रकार का गिलास फल है, ठीक है। अवध जो था, डलहौजी जो था अवध के बारे में कहा था ये एक प्रकार गिलास फल है, ये एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, इसे डलहौजी कहा करता था। चलिए ज़्यादा समय हो जाएगा, एक क्वेश्चन पे इतना समय नहीं देना है, फिर आप लोग कहिएगा कि सर इसी में समय लगा रहे हैं। आगे कहता है यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से दो कथन दिया गया, कथन ए और कथन आर, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। कथन ए कहता है कि सन 1800 में प्रारंभ हुए फोर्ट विलियम कॉलेज का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के रोजगार के लिए लेखक तथा कैडेट का प्रशिक्षण करना था। क्या ये सही है, क्या प्रशिक्षण करना था, ठीक है। तो ये क्या था, प्रशिक्षण करना था, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। पहला तो सही हो गया। अब इसका कारण देखते हैं। कहता है कि यहाँ पे कि सर विलियम जोन्स का संस्कृत के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य न्यायपालिका में हिंदू कानून का सार संग्रह रचित करना था, तो ये भी आपका सही है। लेकिन देखिए यहाँ पे 1800 प्रारंभ फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में कहा जा रहा है और यहाँ पे विलियम जोन्स के बारे में कहा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी व्याख्या जो है वो नहीं मिल रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, इसकी व्याख्या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ए और आर दोनों सही है, ठीक है। ए और आर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए जो है, किंतु ए सही स्पष्टीकरण नहीं करता है आर का, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 क्यों चलते हैं, 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखिए। चलिए 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, कहा जा रहा है यहाँ पे कि थोड़ा सा छोटा करना होगा। 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कौन सा सही नहीं है। 1857 के बारे में कौन सा सही नहीं है, आइए देखते हैं। यह उत्तर और मध्य भारत में काफ़ी भागों में फैल गया था। तो 1857 की क्रांति जो था उत्तर और मध्य भारत में काफ़ी भागों में फैल गया था, बिल्कुल सही है। आगे कहता है विद्रोह में भाग लेने वाले नेताओं ने मुगल शासन का प्रारूप आवाहन किया था, ठीक है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही आह्वान किया था। फिर बोलता है कि विद्रोह में भाग लेने वाले नेताओं ने पूरे भारत में गठबंधन स्थापित किया। देखिए तो ये बिल्कुल आपका गलत है। ये गलत कैसे है, बात को समझिएगा, ठीक है। कहता है कि विद्रोह में भाग लेने वाले नेताओं ने पूरे भारत में गठबंधन स्थापित किया था, तो ये बिल्कुल गलत है। जो 1857 की क्रांति हुआ था वो 7-8 मतलब कि मतलब हुआ था सारी, लेकिन पूरे भारत में नहीं फैला था। अगर पूरे भारत में फैलता तो 1857 की क्रांति जो था विफल नहीं होता। आपको भी पता है 1857 की क्रांति सफल नहीं हुआ था, क्योंकि अगर होता तो पूरे भारत में फैलता तो कहीं ना कहीं सफल ही होता, ठीक है। तो याद रखिए पूरे भारत में गठबंधन स्थापित नहीं कर पाया था,
ठीक है। अगर पूछेगा कि विद्रोह में भाग लेने वाले नेताओं ने पूरे भारत में गठबंधन स्थापित किया था, तो याद रखिए पूरे भारत में गठबंधन स्थापित नहीं किया था। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 5 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित देशों में से किस समूह के बीच त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर कौन कौन सा देश किया था? तो याद रखिएगा, जर्मनी, इटली और जापान, ये तीनों देशों ने त्रिपक्षीय, ठीक है, त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर कौन कौन करने वाला कौन कौन था? जर्मनी था, इटली था और जापान था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्यों चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे आप लोग से पूछा जा रहा है कि विश्व के, ठीक है, कि विश्व युद्ध के दौरान कई संधियों पर हस्ताक्षर किए गए थे। जो विश्व युद्ध हुआ था, आपको पता है विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? ठीक है, देखिए, तो विश्व युद्ध आपका दो हुआ था, एक प्रथम विश्व युद्ध था, एक आपका द्वितीय विश्व युद्ध था। तो प्रथम वाला पूछेगा तो 1914 से लेकर 1918 के बीच में, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, और दूसरा बोलेगा तो 1939 से लेकर 1945 के बीच में दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। इन दोनों विश्व युद्ध में से यहाँ आपकी बात किया जा रहा है प्रथम विश्व युद्ध से। ठीक है, तो कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन सी संधि हुई थी और कब हुआ था? तो देखिए, सही ढंग से सुमलित है, कौन इसमें सही ढंग से सुमलित है? तो देखिए, पहला है सेंट जर्मेन की संधि, यह ऑस्ट्रिया के विरुद्ध हुआ था, बिल्कुल सही है। ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा 10 सितंबर, ये हुआ था 10 सितंबर 1919 को हुआ था। ठीक है, दूसरा बोलता है वर्साई की संधि, जर्मनी, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये कब हुआ था? तो 28 जून, ठीक है, याद रखिएगा 28 जून, ठीक है, 28 जून 1919 को हुआ था। ठीक है, वर्साई की संधि कब हुआ था? 28 जून 1919 को हुआ था। देखिए, न्यूली संधि, ये हंगरी, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, न्यूली संधि हंगरी के साथ नहीं हुआ था, बुल्गारिया के साथ हुआ था। ये जो था ये आपका बुल्गारिया, हंगरी के साथ नहीं होकर ये बुल्गारिया के साथ हुआ था। ये हुआ था आपका 27 नवंबर 1919 को। ठीक है, 27 नवंबर 1919 को हुआ था। लास्ट है आपका त्रियान की संधि, तो तुर्की, तो ये हो जाएगा गलत, ये तुर्की के साथ नहीं हुआ था। त्रियानों की संधि जो था ये आपका हंगरी के साथ हुआ था। ठीक है, त्रियान की संधि किसके साथ हुआ था? तो हंगरी के साथ हुआ था। तो इस हिसाब से देख सकते हैं क्या क्या, 3 और 4 आपका गलत है, 3 4 गलत है, बाकी पहला और दूसरा सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसने इराक में अमेरिका नेतृत्व वाले आक्रमण को अवैध अधिनियम घोषित किया था? तो किसने अवैध अधिनियम घोषित किया था? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कोफी अन्नान ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कर्नाटक केसरी की उपाधि किससे सम्मानित किया गया था? कर्नाटक केसरी की उपाधि किससे सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, गंगाधर राव देशपांडे को, ठीक है, कर्नाटक केसरी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 की चलती है। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहा जा रहा है कि घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम के साथ व्यवस्थित करना है। ये कल भी क्वेश्चन इस टाइप से आया था, आपको कल भी बताए थे। आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देख लें, तो कहा जा रहा है आपका कराची अधिवेशन, तो कल भी बोले थे कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 29 मार्च, ठीक है, 29 मार्च 1931 को, 29 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन हुआ था। ठीक है, दूसरा नंबर पे है पूना पैक्ट, तो पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 24 सितंबर, ठीक है, 24 सितंबर 1932 को हुआ था पूना पैक्ट। ठीक है, तीसरा है आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन बोला है तो 17 नवंबर, ठीक है, 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन। सामुदायिक पुरस्कार पंचायत बोलेगा तो ये हो जाएगा 16 अगस्त 1932 को। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो कहा कि 1 मिनट कलर को चेंज कर लेते हैं। चलिए, कहा जा रहा है पहला में क्या है आपका? कराची अधिवेशन, पहला में है आपका कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन कब हुआ था? 29 मार्च 1931 को हुआ था। पूना पैक्ट, ठीक है, तो पूना पैक्ट कब हुआ था? ये आपका 24 सितंबर 1932 को हुआ था।
तृतीय गोलमेज सम्मेलन बोलेगा तो 17 नवंबर 1932 को हुआ था। और सामुदायिक पुरस्कार ये 16 अगस्त 1932 को हुआ था। तो अब इसमें आपको सजाना है, ठीक है, 31, 32, 32, 32। तो सबसे पहले आप पकड़िए इसमें मतलब मंथ, ठीक है। तो पहला है 29 मार्च, ठीक है। तो मार्च के बाद और कुछ है तो नहीं है, तो पहला नंबर पे हो जाएगा आपका कराची अधिवेशन 29 मार्च। मार्च के बाद क्या हो जाएगा, क्या सितंबर, नवंबर, अगस्त। तो इसके बाद आपको सोचना होगा, ठीक है। तो फिर हो जाएगा आपका अगस्त हो जाएगा, उसके बाद सितंबर या नवंबर, तो फिर हो जाएगा सितंबर हो जाएगा। ये सब करके आप खुद मार लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आपको हम बता देते हैं। आइए, तो 9 का इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को चलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा देख लेते हैं गोलमेज सम्मेलन के बारे में। देखिए, तीसरा तो बता दिए 17 नवंबर, आप लोग को याद रखिएगा। तीसरा 17 नवंबर 1932 में हुआ था। तो पहला बोलेगा तो, ठीक है, पहला और ये दूसरा, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बता देते, 7 सितंबर ना पहला हुआ था, 7 सितंबर, सॉरी हाँ, पहला 7 सितंबर 1930 को हुआ था। और आपका दूसरा जो था, दूसरा हुआ था आपका 12 नवंबर, ठीक है। दूसरा हुआ था 12 नवंबर, 5 सितंबर था, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था। आइए देखिए, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। तो शुरू से चलते हैं हम लोग पहला से। तो देखिए यहाँ पे बोलेगा जब भी, तो पहला गोलमेज सम्मेलन, तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो था वो आपका 12 नवंबर को, ठीक है, 12 नवंबर 1930 को हुआ था। दूसरा पूछेगा तो 7 सितंबर, ठीक है, दूसरा पूछेगा 7 सितंबर 1931 को। और तीसरा पूछेगा, ठीक है, तीसरा पूछेगा, ये हो जाएगा आपका 17 नवंबर, 17 नवंबर 1932 को। तो इसमें पूछा जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो याद रखिएगा, दूसरा, एक मिनट कलर को चेंज कर देते हैं, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, पहला और तीसरा में भाग नहीं लिया था। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए चलते हैं अगला। इसमें देखिए मिलान करने वाला है आपका 10 नंबर में, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा जॉन विलियम, ठीक है। तो जॉन विलियम जो हो जाएंगे, ये हो जाएगा ए हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार, ठीक है। दूसरा है एडवर्ड थे थॉम्सन, तो बी का क्या हो जाएगा, तो बी का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 में आ जाइए, ठीक है। ये वाला हो जाएगा द अदर साइड ऑफ द मेडल, ठीक है। तीसरा है एसएन सेन, तो एसएन सेन का तो पुस्तक आप लोग जानते ही हैं, 1857 की क्रांति एकदम याद रखना है, पराक्सिन, ठीक है। 1857 ये जो है आपका 1857 की क्रांति से है, किनकी पुस्तक है, एसएन सेन का। तो इस हिसाब से देख लीजिए, एक का हो जाएगा 2, 2 का 3 और 3 का 4, सॉरी 3 का 1, 1 का 2, यहाँ देखिए 1 का 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 2 का 3 हो गया, यही इतने ही से पकड़ा जाएगा, 1 का 2, 2 का 3। तो देखिए 1 का 2 और 2 का 3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्यों चलते हैं। 11 में क्या कहा जा रहा है, 1919 के अंत में भारत में डैश सुधार की घोषणा की गई थी। तो 1919 के अंत में भारत में किस सुधार की घोषणा किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका, ये देख लेते हैं, मोंटेस्क्यू जेम्स फोर्ड की घोषणा किया गया था, ठीक है। तो मोंटेस्क्यू जेम्स फोर्ड की घोषणा कब हुआ था, तो 20 अगस्त, याद रखना है एकदम बाई डेट के साथ, 20 अगस्त 1917 में हुआ था, ठीक है। पूछता है मोंटेग्यू जेम्स फोर्ड की घोषणा कब हुआ था, तो 20 अगस्त 1917 में हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्यों चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि संविधान सभा ने अपना अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना। देखिए यहाँ पे आपका अस्थाई पूछ रहा है, एक अस्थाई पूछेगा, एक अस्थाई पूछेगा। जब भी अस्थाई पूछेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई बोलेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थाई की बात करेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा ने अपना अस्थाई सदस्य या अध्यक्ष किसे चुना, सच्चिदानंद सिन्हा को। और अस्थाई बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें और भी याद रखना है तो याद फिर रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो 9 दिसंबर 1946 को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो 11 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे अस्थाई अध्यक्ष कब बने थे, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष, तो 11 दिसंबर 1946 को। और सच्चिदानंद सिन्हा बोलेगा तो 9 दिसंबर 1946 को। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं।
13 नंबर 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत के रूप में कि इनमें से कौन प्रचलित था। तो हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत के रूप में इनमें से कौन मतलब प्रचलित था। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता को राजदूत के रूप में इनमें से कौन प्रचलित किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किए थे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते, क्या कहा जा रहा है, 25 अक्टूबर को हुए किन दंगों के साथ नोआखली दिवस जुड़ा हुआ है। तो 25 अक्टूबर को हुए कौन सा दंगा था जिसमें नोआखली दिवस जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बिहार दंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नोआखली जो हुआ था, ये जो हुआ था, जैसे कि पहले हम लोग नोआखली को पूर्व बंगाल, ठीक है, लेकिन अब जो है नोआखली कहाँ है, तो वर्तमान में बोलेगा तो बांग्लादेश में है। ठीक है, वर्तमान में कहाँ है, तो बांग्लादेश में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 क्यों चलते हैं। 15 प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है घटनाओं को सही से सजाना है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, फिर है आपका डांडी मार्च, फिर है गांधी इरविन समझौता, फिर है नागरिक असहयोग आंदोलन। चलिए इसको समझाते हैं। तो सबसे पहले दूसरा गोलमेज सम्मेलन, अभी जस्ट आपको बताए थे 7 सितंबर, दूसरा गोलमेज सम्मेलन बोलेगा तो 7 सितंबर 1931 हो जाएगा। ठीक है, फिर है डांडी मार्च, तो डांडी मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च से लेकर 1930 या 6 मार्च को ख़त्म होता ना, तो 12 मार्च लिख लेंगे, 12 मार्च। ठीक है, 1930 को हुआ था आपका डांडी मार्च। गांधी इरविन समझौता बोलेगा तो 4 या 5 मार्च देता है कहीं कहीं। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें हो जाएगा 5 मार्च, 5 मार्च 1931। ठीक है, और इधर एक लास्ट बचा तो नागरिक असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1 अगस्त, तो पता ही होगा 1 अगस्त 1920 में। तो उस हिसाब से इसको देख लेते हैं, 7 सितंबर, 12 मार्च, 5 मार्च, 1 अगस्त। तो सबसे पहले क्या आएगा, कलर को चेंज कर लेते हैं, बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो 20 आ जाएगा, 1 अगस्त 1920, क्योंकि सबसे पहले तो यही है, लास्ट में 1920 की बात कहा जा रहा है। उसके बाद 1930 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, और उसके बाद कौन हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 2। तो 4 और 2 देखना है किस में है ना, आइए देखते हैं 4 और 2। तो 4 और 2 ऑप्शन नंबर अगर देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 15 का, तो 15 का 4 और 2 किस है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्यों चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 16 नंबर प्रश्न आपका, किसने निर्भीकता से कहा कि एक राजनीतिक नेता के रूप में भी गांधी असफल रहे। ठीक है, तो ये किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का, आइए देखते हैं। तो ये रहा यहाँ पे 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, और किस आंदोलन के दौरान कहा था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्यों चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि महात्मा गांधी ने 20 सितंबर 1932 से अनवरत भूख हड़ताल की शुरुआत की थी। ठीक है, तो भूख हड़ताल की शुरुआत जो था ये किस लिए किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए यहाँ पे, सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में। भूख हड़ताल क्यों हुआ था, ये सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, कहा जा रहा है इसमें कि महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अभी जस्ट बोले थे आप लोग को, महात्मा गांधी ने कौन सा, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 7 सितंबर, बार बार बोल रहे हैं याद रखिएगा, 7 सितंबर 1931 में महात्मा गांधी ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए, कहा जा रहा है कि चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी। तो कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्रीतिलता वाडेदार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्यों चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 20 नंबर प्रश्न है आपका असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन जो है क्या क्या किस, एक मिनट, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन क्या था, तो असहयोग आंदोलन जो था पहले शहरी क्षेत्रों से शुरू हुआ और फिर लास्ट में आपका ग्रामीण क्षेत्रों में आया था, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन पहले शहरी क्षेत्रों से शुरू हुआ था फिर ग्रामीण क्षेत्रों में आया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि सन 1690 में कलकत्ता को निर्माण करने का श्रेय जाता है। तो कलकत्ता का निर्माण कब हुआ था, 1690 में हुआ था। इसका श्रेय किसको जाता है, तो ये जॉब चार्नोक को जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। 22 में क्या कहा जा रहा है, देखिए 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस बहाने से
अवध क्षेत्र पर कब्जा किया गया था। तो अभी जस्ट आप लोग को शुरू में ही बताए थे कि अवध को ईस्ट इंडिया कंपनी या डलहौजी के द्वारा कब अपने साम्राज्य में कब्जा कर लिया गया था, तो किस मतौथी से, तो कुशासन के द्वारा। ठीक है, कुशासन का आरोप लगा के अवध को अपने मतलब कि अपने नियंत्रण में ले लिया था। कौन? तो डलहौजी 1856 में। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था, तो भगत सिंह नहीं लिए थे। तात्या टोपे तो पते हैं, रानी लक्ष्मीबाई आपको पता ही है भाग लिए थे, तो कौन नहीं लिए थे, तो भगत सिंह नहीं लिए थे। 24 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 24 में प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया ने भारत को सामग्री की उपाधि मतलब जो थी धारण की थी। तो कौन सा सामग्री की उपाधि धारण किया था, तो ये हो जाएगा 1876 में। तो 1876 में किसका कार्य मतलब कौन उसमें वायसराय था, तो लीटन का कार्यकाल 1876 से लेकर 1880 तक था। कौन था, तो लीटन था, याद रखिएगा। ठीक है, और 80 से 84 हो जाएगा रिपन, 84 से 88 हो जाएगा डफरिन, याद रखना ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 25 नंबर प्रश्न है कि संथाल परगने में सिपाहियों ने पहले गोलीबारी की। तो सिपाहियों ने सबसे पहले गोलीबारी किसको किया था, संथाल परगने में पूछ रहा है, तो किसानों पे किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संथाल परगने में सिपाहियों ने पहले किसानों पे गोलीबारी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 1712 ईस्वी में किस शासक ने सिंध पर विजय प्राप्त किया था। तो आपको भी पता है 1712 में ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है, अब देखिए कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम को किसने भेजा था। मोहम्मद बिन कासिम को किसने भेजा था, तो इराक का एक गवर्नर था। इराक का एक गवर्नर था जिसका नाम था, बता देते हैं, लिख लीजिएगा, अल हज्जाज। ठीक है, अल हजाज ने भेजा था। ठीक है, इराक का एक गवर्नर था जिसका नाम था अल हजाज ने भेजा था मोहम्मद बिन कासिम को कि तुम जाओ और सिंध पर विजय प्राप्त मतलब कि सिंध पर आक्रमण करो। तो मोहम्मद बिन कासिम आता 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त करता है, मतलब युद्ध करके उसको जीत लेता है। चलिए 26 हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे कि अकबर ने अपने समस्त साम्राज्य को अनेकों में बांटा हुआ था। तो अकबर जो था, यहाँ आपको बता दें, अकबर के शासनकाल में उसका साम्राज्य कितने मतलब बटा हुआ था, किस में, संकों में कि परगनों में या किस में बटा हुआ था, तो याद रखिए प्रांतों में बटा हुआ था। अकबर के अकबर के समस्त साम्राज्य जो था वो प्रांतों में, प्रांतों नहीं दिया तो कहीं कहीं आपको सूबों दे देगा। ठीक है, किस में बटा हुआ था, तो याद रखिएगा सूबों में बटा हुआ था। ठीक है, प्रांतों नहीं देगा तो कहीं कहीं सूबों दे देगा। तो अकबर ने अपने समस्त साम्राज्य को अनेक प्रांतों या सूबों में बटा हुआ था। अब देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनेगा। पहला कि अकबर के शासनकाल में, ठीक है, जो था कितने मतलब संपूर्ण साम्राज्य को कितने प्रांतों में विभाजित किया गया था, तो संपूर्ण साम्राज्य को 1580 की अगर हम बात कर ले तो अकबर का संपूर्ण साम्राज्य 12 प्रांतों में विभाजित था। कितने प्रांतों में, तो 12 प्रांतों में विभाजित था। ठीक है, और जैसे समय बढ़ता गया फिर आपको पता है कि अकबर जो था दक्षिण भारत पर आक्रमण करता है, वहाँ से उसने तीन मतलब उसी को जीत लेता है। एक था आपका बरार, इस तो पता होगा, एक था बरार, दूसरा था खानदेश और तीसरा था आपका अहमदनगर। ये तीनों को जीत लेता है। तो पहले से 12 गो था, अब बाद में क्या किया, 3 गो को जीत लिया। ठीक है, तो 12 और 3 गो जीता तो टोटल कितना हो गया, तो 15। तो अभी भी पूछा जाता है, मतलब क्वेश्चन जब बनेगा कि अकबर ने अपने समस्त साम्राज्य को कितने भागों में बांटा हुआ था, तो पहले था कि 12 भागों में, लेकिन 3 गो को जीत लिया था। तो टोटल अब जो है, ठीक है, अकबर का साम्राज्य था मतलब कितने भागों में विभाजित था, तो अब हो जाएगा 15 भागों में। 3 गो को मतलब जीत के वो अपने आप में मिला लिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 को चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो उसमें देखिए आंसर नहीं दिया होगा तो मार लीजिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कथन ए और कथन बी में इसमें आप लोग को बताना है। देखिए कहा जा रहा है 28 नंबर में कि जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। तो बिल्कुल सही है, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। दूसरा बोलता है आर यानी कि कारण, वह अन्य कलाओं में भी रुचि नहीं रखता था। तो जहांगीर जो था वो अन्य कलाओं में रुचि रखता था। रुचि जो था वो अन्य कलाओं में क्या करता था, रखता था। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा,
बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कथन प्रश्न क्या था, ए मेरा सही है और आर जो है वो गलत है। तो ए सही है आर गलत है, किस में मिलेगा, तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 28 का। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 29वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए 29वां प्रश्न कहता है यहाँ पे कि चारण चरित्र लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया था। तो कौन सा सामग्री का उपयोग होता है, तो देखिए प्राचीन काल में चारण चरित्र लिखने के लिए कपड़ा का, ताड़पत्र का, एक भोजपत्र भी आप पढ़े होंगे एनसीईआरटी में, भोजपत्र का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, किसका किसका, तो कपड़ा, ताड़पत्र और भोजपत्र का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पेपर का नहीं किया जाता था क्योंकि उस समय तक पेपर का आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्यों चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए कहा जा रहा है कि इसमें किस सम्राट ने ट्रोय के 178 ग्रेन के चांदी के रुपया का शुरुआत किया था। तो कौन किया था, तो ये आपका शेरशाह सूरी किया था। ठीक है, ये कि जो था चांदी का जो सिक्का था वो 178 ग्रेन का किया था। कभी कभी इसे पूछ लिया जाता है कि चांदी और तांबे का विनिमय अनुपात कितना था। शेरशाह सूरी तांबा का भी किया था और चांदी का भी, तो चांदी और तांबे का विनिमय अनुपात कभी पूछ लेगा तो 1:64 था, याद रखिएगा। चांदी और तांबे का विनिमय अनुपात कितना था, तो 1:64 था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए 31वां प्रश्न कहता है 16वीं शताब्दी के विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को किसने सामंतिक कहा था। ठीक है, मतलब कि 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक अर्थव्यवस्था जो था उसको किसने सामंती कहा था। ठीक है, तो किसने कहा था आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एन करासिमा ने कहा था, क्या कहा था, समांति कहा था। देखिए विजयनगर साम्राज्य के बारे में 2-3 पॉइंट आप लोग को याद रखना है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की जब भी बात करें तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो 1336 में हुआ था। कौन किया था, तो हरिहर। ठीक है, हरिहर और बुक्का ने किया था। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, अच्छा दूसरा याद रखना है, इस साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन हुआ था, मतलब विजयनगर साम्राज्य की पूछ रहे हैं, विजयनगर साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन हुआ था, तो कृष्णदेव राय। याद रखिएगा कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ था। अब कहीं पूछ देगा कृष्णदेव राय किस वंश से थे, तो याद रखिएगा तुल्लु वंश के। ठीक है, कृष्णदेव राय तुल्लु वंश से संबंधित थे। ठीक है, अच्छा कृष्णदेव राय का एक पुस्तक है, याद रखिएगा इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, आमुक्त माल्याद। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, अगर समझ में आ जाएगा तो देख लीजिएगा, आमुक्त। ठीक है, आमुक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है आमुक्त माल्याद। माल्याद जब भी पूछेगा अगर कि आमुक्त माल्याद की रचना कौन किया था, तो कृष्णदेव राय ने किया था। ठीक है, आमुक्त माल्याद की रचना कौन किया था, कृष्णदेव राय ने किया था। कृष्णदेव राय किस वंश से थे, तो तुल्लु वंश से। अब विजयनगर साम्राज्य पूरा साम्राज्य की अगर बात करें सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण शासक पूछेगा तो कृष्णदेव राय था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को चलते हैं। 32वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए कहा जा रहा है कि विजयनगर की नयनकारा पद्धति में भूमि को नियोजित किया गया था। ठीक है, तो भूमि को नियोजित किया गया था क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा वार्षिक शुल्क और सैनिक सेवा के प्रति प्रतिनिधित्व व्यक्तियों के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को चलते हैं। 33वां प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे कि डैश के शासन काल में अब्दुल रजाक विजयनगर आया था, कल भी बताए थे। ठीक है, तो किसके शासन काल में अब्दुल रजाक जो था भारत आया था, तो देवराय द्वितीय के शासन काल में। ठीक है, देवराय द्वितीय के शासन काल में अब्दुल रजाक भारत आया था। अब अब्दुल रजाक के अनुसार पूछता है किसके अनुसार, तो अब्दुल रजाक के अनुसार उसमें विजयनगर के साम्राज्य में जो पुलिस वाले होते थे, तो पुलिस वाले का वेतन जो दिया जाता था वो वेश्या के द्वारा जो आय होता था, वेश्यालय की आय से दी जाती थी। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसके अनुसार या किस नगर में, ठीक है, पुलिस वाले का वेतन वेश्याओं की आय से दिया जाता था, तो विजयनगर। और ये किसने कहा था, तो अब्दुल रजाक ने कहा था। ठीक है, चलिए अब कहता है देवराय द्वितीय के बारे में याद रखिए। देवराय द्वितीय ने अपने साम्राज्य जब इसका शासन था तो ये क्या किया था, अपनी सेना में 2000 मुसलमानों की भर्ती किया था। पूछता है किसने, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में किसने 2000 मुसलमान, कितना, तो 2000 मुसलमानों की भर्ती किया था, तो देवराय द्वितीय ने किया था। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को चलते हैं। 34वां प्रश्न क्या कहता है, आइए 34वां प्रश्न कहता है कि चिश्ती समा में कोल या कव्वाली की शुरुआत में और आखिर में धार्मिक गीत गाने की प्रथा के प्रारंभ की अनोखी शुरुआत का श्रेय किसको जाता है। किसने, मतलब शुरू में बोलेगा कोल कोतवाल, मतलब कि कोल और कव्वाली की शुरुआत धार्मिक गाने से होना चाहिए। तो ये कौन कहा था, तो अमीर खुसरो कहा था। ये वही अमीर खुसरो है, याद रखिए अमीर खुसरो के बारे में 3-4 पॉइंट। पहला कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटियाली उत्तर प्रदेश में। देखिए एक है पटियाला, एक है पटियाली। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था। अमीर खुसरो किसका शिष्य था, तो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। पूछता है अमीर खुसरो किसका शिष्य था, तो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। अमीर खुसरो क्या मतलब किसका आविष्कार किया था, कभी कोई पूछ लेगा। तो सितार का आविष्कार कौन किया था, तो अमीर खुसरो। सितार का आविष्कार कौन किया था, तो अमीर खुसरो किया था। ठीक है, सितार का आविष्कार अमीर खुसरो किया था। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कि सिलसिला क्या होते हैं। तो सिलसिला क्या था, तो ये सूफी वंशावली था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिलसिला क्या है, ये सूफी वंशावली है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए सिलसिला ये मतलब इस शताब्दी के आसपास, तो याद रखिएगा 12वीं शताब्दी के आसपास की बात है। ठीक है, सिलसिला का अर्थ क्या होता है, तो जंजीर। सिलसिला का अर्थ अगर कोई पूछ ले तो क्या होता है, तो जंजीर होता है। ठीक है, तो सिलसिला क्या है, सूफी वंशावली है। सिलसिला का अर्थ होता है जंजीर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को चलते हैं, 35 हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। क्या कहा जा रहा है, किसके प्रभाव में ऐसा माना जाता है कि पल्लव राजा महेंद्र वर्मन ने जैन धर्म का परित्याग कर शैव धर्म को स्वीकार कर लिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको एकदम वीवीआई में रखिएगा। कहता है कि इसके प्रभाव में ऐसा माना जाता है कि पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम ने जैन धर्म का परित्याग करके शैव धर्म को स्वीकार लिया। तो किसके कहने पे ऐसा हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देख लेते हैं इसका पहले। आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अप्यार के मदद से। ठीक है, चलिए देखिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और अपने मित्र के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 37 को चलते हैं। 37वां प्रश्न क्या कहता है कि मध्यकाल में पूजा प्रणालियों के समन्वय की प्रक्रिया किस प्रकार कार्य करती थी। तो किस प्रकार कार्य करता था, तो इसका देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा इसको आप लोग। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 38वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है आपका कि सल्तनत काल में उलूक क्या था। तो कल भी बताया था सल्तनत काल में उलूक क्या था। तो उलूक जो था सल्तनत काल में ये घोड़ा पोस्ट था। ठीक है, देखिए इसको पहले शुरू समझते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कहता है कि भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था था। भारत में कितने प्रकार की डाक व्यवस्था था, तो भारत में 2 प्रकार की, ठीक है 2 प्रकार की डाक व्यवस्था था। तो पहला डाक व्यवस्था जो था जिसको हम लोग घोड़ा पोस्ट बोलते थे, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, अश्व डाक व्यवस्था। ठीक है, अश्व डाक व्यवस्था जो था इसको हम लोग घोड़ा पोस्ट, अब इसी को उलूक कहा जाता था। ठीक है, और दूसरा था आपका जिसमें हम लोग कहते हैं पैदल डाक व्यवस्था। तो पैदल डाक व्यवस्था यानी कि पैदल सैनिक के लिए होता था। ठीक है, अब इसके बारे में भारत में 2 प्रकार का, ठीक है, क्या है, डाक व्यवस्था है। ये किसने कहा था, तो एक मोरक्को यात्री था इब्न बतूता। वो जब भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ठीक है, तो ये इसी ने कहा था कि भारत में 2 प्रकार का डाक व्यवस्था है। ठीक है, और इस किस पुस्तक में कहा था, तो इब्न बतूता का पुस्तक का नाम आपको याद ही होगा, रेहला में कहा था। ठीक है, याद रखिएगा उसने रेहला में कहा था कि भारत में 2 प्रकार के डाक व्यवस्था है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को चलते हैं। 39 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं क्या है। आइए 39वां प्रश्न कहता है कि कौन सा कथन जो है गलत है, इसमें गलत कथन का चुनाव करना है। आइए देखते हैं, कहता है मध्यकाल में भारत में सभी गुलाम समान थे। देखिए मध्यकाल में भारत में सभी गुलाम पूछ रहा है, तो कभी भी सभी गुलाम समान हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं, गलत है। मध्यकाल में भारत में जितने भी दास थे उन पर राजशाही का अधिकार था। उदास होते हुए क्या उस पर राजशाही का कभी अधिकार होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये भी गलत है आपका। कहा जा रहा है इसमें कि मध्यकाल
देखिए यहाँ पे मध्यकाल में भारत में केवल पुरुषों को ही गुलाम बनाया जाता था। तो देखिए मध्यकाल में भारत को ही नहीं, सॉरी, मध्यकाल में भारत में केवल पुरुषों को ही नहीं गुलाम बनाया जाता था, पुरुष के साथ साथ स्त्रियों को भी गुलाम बनाया जाता था, स्त्रियों से भी काम कराया जाता था। ठीक है, तो यानी कि तीनों का तीनों ये जो है आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त में से क्या पूछा था? अच्छा, कौन सा कथन गलत है? तो क्या हो जाएगा, एक से अधिक, यानी ई भी गलत, ई भी गलत, ई भी गलत। तो हम कह सकते हैं एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 40वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए 40 नंबर है कि शहजादा दारा शिको और उनकी बहन जहां आरा निम्नलिखित में से किस सूफी संत के शिष्य थे? मतलब दोनों भाई बहन, दारा शिको और उसकी बहन जहां आरा, दोनों जो थे किसका शिष्य थे ना। आइए देखते हैं 40 का, इन दोनों किसका शिष्य थे? तो याद रखिएगा ये दोनों जो थे आपका, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, मुल्ला शाह का शिष्य थे। मतलब दोनों दारा शिकोह और जहां आरा किसका शिष्य था? तो मुल्ला शाह का शिष्य था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 41 की ओर। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं, ये आपको मिलान करना है। ठीक है, चलिए मिलान करते हैं। कहता है विल्हन, ठीक है, तो विल्हन क्या हो जाएगा? तो विल्हन का हो जाएगा चालुक्य नरेश विक्रमादित्य हो जाएगा। पदम गुप्त बोलेगा तो पदम गुप्त का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसमें 4 में चला जाएगा। सिहर्ष बोलेगा तो सिहर्ष हो जाएगा आपका गढ़वाल नरेश जयचंद्र। और हो गया वाक्यपति बोलेगा तो ये हो जाएगा आपका कन्नौज नरेश यशोवर्मन। तो मिला लीजिए, एक का हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा? एक का हो जाएगा आपका एक, ठीक है, एक का एक हो गया, दो का चार तो दो का चार, तीन का हो जाएगा आपका दो, तीन का दो, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहा जा रहा है? नीचे दिए गए कथन को देखना है और उसमें कथन और कारण में क्या कहा गया उसको आइए देखते हैं। कहता है यहाँ पे कि कामरूप राज्य की स्थापना 7वीं सदी में हुई थी। तो बिल्कुल सही है, कामरूप राज्य की स्थापना 7वीं सदी में हुई थी। कहता है 6ठी सदी के प्रारंभ में संस्कृत प्रचलन में आ चुकी थी। देखिए यहाँ बात कर रहा है कामरूप राज्य की स्थापना 7वीं शताब्दी में। तो अगर जो कारण बता रहा है तो उसको बताना चाहिए था कारण क्या था 7वीं शताब्दी में, या कुछ भी इससे रिलेट होना चाहिए था कामरूप राज्य के बारे में। यहाँ लेकिन 6ठी शताब्दी में प्रारंभ संस्कृत प्रचलन में आ चुकी थी। तो ये तो बात ये भी सही है, दोनों का दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों सही है लेकिन व्याख्या आपका यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या जो आप यहाँ पे व्याख्या आपका नहीं हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को चलते हैं। 43 में क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि चट्टान को काट कर बनाया गया 2 मंजिला विहार यहाँ बनाया है। कहाँ पे? तो कार्ले में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 44 प्रश्न क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे 44वां प्रश्न है आपका कि स्मारक के संरक्षण के मामले में सांची क्यों बची रही जबकि अमरावती नहीं बची थी? देखिए स्मारक के संरक्षण के बारे में बात करें तो सांची क्यों बची रही थी, अमरावती क्यों नष्ट हो चुका था? तो क्योंकि सांची का जो संरक्षण में था, किसके संरक्षण में था? तो याद रखिएगा भोपाल के नवाबों एवं बेगमों के संरक्षण में था। सांची जो था मध्य प्रदेश में ही है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश। तो वहाँ पे भोपाल में नवाबों एवं बेगमों का संरक्षण में रहने के कारण सांची बची रहा था। ठीक है, मतलब बच गया था। तो इसका देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। आइए देखते हैं आंसर अब। चलिए पहला बोलता है अमरावती समुद्र तट पर स्थित था इसलिए, तो बिल्कुल गलत है, इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा बोलता है कि अमरावती को अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से खरीदा था, ये भी गलत हो जाएगा। अमरावती को अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से खरीदा था, ये भी आपको गलत हो जाएगा। तो इसमें नहीं दिया हुआ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नहीं है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। क्योंकि आपको क्या बोले, भोपाल के नवाब और बेगमों के संरक्षण में था इसीलिए सांची बचा रहा था। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? एक तरफ आपको प्रथम बौद्ध संगीति बौद्ध संगीति दिया हुआ है, उसका कार्य स्थल दिया हुआ है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, तीसरा कहाँ हुआ। तो चलिए आप देखते हैं। तो यहाँ से तो प्रथम बौद्ध संगीति पूछेगा, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो ये आपका राजगीर में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो ये आपका वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति बोलेगा तो तृतीय बौद्ध संगीति आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा बौद्ध संगीति बोलेगा तो चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो ये आपका चला जाएगा
कश्मीर कुंदनवन में हुआ था। ठीक है, चलिए अगर कभी पूछ ले प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था ये कहाँ हुआ था आपका, तो याद रखिएगा राजगीर में हुआ था। ये यहाँ पे अध्यक्ष कौन था, तो महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप इसका अध्यक्ष था। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति जो था वो आपका वैशाली में हुआ था। यहाँ पे अध्यक्ष कौन था, तो सबाकामी। ठीक है, सबाकामी दूसरा का अध्यक्ष था। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। तो पाटलिपुत्र में कौन था, तो मोगलीपुत्र तीस था। और चौथा में पूछेगा तो चौथा में हो जाएगा आपका ये चौथा बौद्ध संगीति कश्मीर में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था, तो वसुमित्र और अशुघोष चौथा का अध्यक्ष था। ठीक है, तो इसको मिला लीजिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। 46 में कहा जा रहा है कि बुद्ध के शिष्य सरिपुत्र और महामंगुलान के शरीर धातु के निम्नलिखित में से कहाँ प्रतिष्ठित माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सांची स्तूप संख्या 3 को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। क्या कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है कि संकल्पना से मानव को गृहस्थ धर्म से संबंधित इन नीतियों को डैश में विस्तार पूर्वक दिया गया था। तो किस में विस्तार पूर्वक दिया गया था, तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गृह सूत्र में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 48 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 48 नंबर यहाँ पर प्रश्न कहा जा रहा है कि जब B.S. सुखथंकर ने के संपादन में महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण निकालने का निर्णय लिया गया, तब यह तय किया गया कि, तो क्या तय किया गया था, तो याद रखिएगा कि देश के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई संस्कृत पांडुलिपियाँ एकत्र किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 49 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए यहाँ पे कहा जा रहा है कि वत्स्यायन द्वारा वर्णित कुलीन शहरी वर्ग लोगों की परिष्कृत जीवन शैली क्या दर्शाती है। ठीक है, तो क्या दर्शाती है, तो यह एक समृद्ध शहरी वर्ग का उदय दर्शाती है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को चलते हैं। 50 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि गुप्त के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी भूमि संबंधी दस्तावेज को सुरक्षित रूप में रखता था। ठीक है, तो कौन रखता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्णिक रखता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 51 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, आइए 51 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका कि गुप्त रानी ध्रुव देवी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, वह कुमार गुप्त की माता थी, तो बिल्कुल सही है। वह प्रभावती गुप्त की माता थी, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, तीसरा बोलता है वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्रुव देवी जो थी वो चंद्रगुप्त की पत्नी थी। ठीक है, लेकिन ये जो था ध्रुव देवी ये चंद्रगुप्त की पत्नी होने से पहले ये किसकी पत्नी थी, तो रामगुप्त की पत्नी थी। ठीक है, मतलब ध्रुवा देवी पहले रामगुप्त की मतलब उसकी पत्नी थी, उसके बाद ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी बनी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूछा था कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 52 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि अशोक स्तंभ पर उत्तीर्ण अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो ये आपका ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ब्राह्मी लिपि के बारे में याद रखिएगा, ये ऐसा लिपि है जो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। बाएं से दाएं मतलब समझते हैं हम लोग कैसे लिखते हैं, तो हम लोग जो है बाएं से दाएं की ओर लिखे जाते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग लिखते हैं कैसे, तो हम लोग लिखते हैं दाएं से बाएं और वो जो है बाएं से दाएं लिखे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 क्यों चलते हैं। 53 प्रश्न क्या कहा जाता है, पारदर्शिका कौन थे। तो पारदर्शिका कौन थे, तो याद रखिएगा पारदर्शिका जो होते थे वो आपका राजस्व संग्रहण करता होते थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 54 नंबर प्रश्न क्या है, कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी शासन की शुरुआत किसे हरा कर किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था अपनी शासन की शुरुआत याद रखिए उत्तर पश्चिम सीमा में यूनानियों को हरा कर किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी शासन की शुरुआत किसको हरा के किया था, तो उत्तर पश्चिम सीमा में यूनानियों को हराने के बाद किया था।
अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, देखिए कहा जा रहा है इसको सजाना है कि सबसे पहले कौन आया, फिर कौन, फिर क्या हुआ। तो सबसे पहले जन होगा, जन, ठीक है, जन मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, मतलब ऋग्वैदिक काल में आया था। पहले जन हो जाएगा, उसके बाद जनपद हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा जनपद, जनपद के बाद क्या बना, तो जनपद के बाद अगर बोलेगा तो फिर हो जाएगा आपका महाजनपद बनेगा, उसके बाद आपका साम्राज्य बनेगा। तो पहला स्थान पे कौन हो जाएगा, तो जन यानी कि 1 नंबर पे ई हो जाएगा, दूसरा पे ई हो जाएगा, तीसरा पे बोलेगा तो जनपद महाजनपद हो जाएगा, चौथा पे साम्राज्य हो जाएगा। उस हिसाब से इसको मिला लीजिएगा, डायरेक्ट आंसर हम बता देते हैं। आइए 55 का, तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 56 प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए कि हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता है, तो हड़प्पा नागरिकता के बाद किसकी नागरिकता है, चालकोलिथिक की नागरिकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको हिंदी में याद रखिए, ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। चालकोलिथ में बोलेगा तो ताम्र पाषाण काल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 क्यों चलते हैं। 57 प्रश्न क्या कहता है, देखिए कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी के समकालीन मेसोपोटामियन ग्रंथ में कौन से 2 मध्यवर्ती स्टेशन हैं। तो स्टेशन का नाम बोला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिलमुन और मक्कन। ये 2 स्टेशन था, दिलमुन और मक्कन। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्यों चलते हैं। 58 प्रश्न क्या कहता है, देखिए हड़प्पा सभ्यता के विकास में निम्नलिखित में से किस धातु का बड़े पैमाने पर योगदान था, ठीक है। तो किसका था, तो ये सबको पता है, तांबा का। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 59 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। तो सबको पता है कालीबंगा सब में जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, ठीक है। अग्निकुंड का भी साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला, ये भी याद रखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 60 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक चरण में रखा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक चरण में या कांस्य युगीन चरण में रखा जाता है या कहा जाता है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 क्यों चलते हैं। 61 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। 61 नंबर यहाँ पे प्रश्न है आपका, यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस वर्ष में चैंग काई शेक ने साम्यवादी को विघटित किया और रूसी पारदर्शिताओं को वापस भेजा था, ठीक है। तो किस वर्ष भेजा था, तो ये बोल रहा है कि ये आपका 1927, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 क्यों चलते हैं। 62 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए कहा जा रहा है कि पोर्ट्समाउथ की संधि 1905 रूस और जापान के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इनमें से किस एशियाई देश पर इसने जापान को प्रभुत्व दिया था। तो जापान का प्रभुत्व किसको दे दिया गया था, तो कोरिया को दे दिया गया था, याद रखिएगा। मतलब रूस से हटाकर किसको दे दिया था, तो कोरिया को दे दिया गया था। 63 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 63 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि जापान ने किस वर्ष बल प्रयोग करके मंचूरिया पर कब्जा किया। तो जापान ने किस वर्ष बल प्रयोग करके मंचूरिया पर कब्जा किया था, तो 1931 में किया था मंचूरिया पे कब्जा। लेकिन संपूर्ण बोलेगा, ठीक है, कि जापान ने किस वर्ष, मतलब संपूर्ण मंचूरिया को अपने कब्जा में ले लिया। संपूर्ण मंचूरिया को बोलेगा, मंचूरिया को बोलेगा तो 1932 में पूरी तरह से कब्जा में ले लिया था, ठीक है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 64 में क्या कहा जाता है, देखिए 18वीं शताब्दी में जेम्स हार्ग्रीव्स के किस आविष्कार ने औद्योगिक क्रांति में योगदान दिया था। ये हो जाएगा स्पेनिंग जेनी। फ्लाइंग शटल बोलेगा तो जॉन के, ये तो पता ही होगा फ्लाइंग शटल किसका है, हो जाएगा तो जॉन के का। आगे देखते हैं 65 नंबर प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे कि ब्रिटेन में कृषि क्रांति के शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं। तो कौन कौन जाने जाते हैं, तो ये रॉबर्ट बेस्टर्न भी जाने जाते हैं, जेथरो टूल भी, और टाउन सेल्ड को भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 66 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इतावली पूर्ण जागरण के लिए इनमें से क्या सच नहीं है, ठीक है। तो क्या सच नहीं है, आइए देखते हैं। तो कहा जाता है यह शास्त्रीय कला की पसंद के द्वारा चिन्हित किया गया था, ये तो आपका सत्य है, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या है। यहाँ पे कहा जा रहा है आपका कि यूनान क्लासिस को वापस पाने के लिए इसे एक उग्र मतलब प्रयास के चिन्हित किया गया था, तो ये भी आपका सत्य है। इसने मध्ययुगीन भित्ति चित्रों का आनंद लिया था, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर फिर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहा जा रहा है कि डैश कैल्विन एक डैश सुधारक था। तो कैल्विन एक कैसा सुधारक था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 67 का, तो याद रखिए फ्रांसीसी सुधारक था। ऑप्शन नंबर सी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है 68 नंबर क्या है, तो 1505 में द ग्रैंड ड्यूक मैडोना
को किसने चित्रित किया था? तो मैडोना किसकी कृति है? राफेल की कृति है। राफेल कहाँ का रहने वाला था? तो याद रखिएगा इटली का रहने वाला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहा जा रहा है? 69 में है कि किस विद्वान द्वारा डी होमिनिस डिग्रेटेड यानी मनुष्य की गरिमा पर व्याख्यान 1486 में लिखा गया था? तो किसके द्वारा लिखा गया था? ठीक है, तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका जोवानी पिको देल मिर्देला के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 70 नंबर प्रश्न क्या कहता है? इसमें कहा जा रहा है कि किस चरण को पूर्ण जागरण काल कहा जाता है? ये सबको पता है, 14 से लेकर 16 को शताब्दी को पूर्ण जागरण काल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अच्छा इसका डेट याद रखिएगा। देखिए पूर्ण जागरण का है, उसको 14 से 16वीं शताब्दी कहते हैं। तो देखिए 1340 में शुरू हुआ था, ठीक है, और 1550 तक। तो जो चीज़ 1300 से प्लस हो जाएगा, 1300 से आगे बढ़ गया 40 हो गया, तो इसको हम लोग 14वीं शताब्दी बोलेंगे। ठीक है, 1500 से आगे बढ़ गया तो इसको हम लोग 16वीं शताब्दी बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ को याद रखिएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 71 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहाँ गया? हाँ, डैश लेखक थे जिन्होंने सामंती युग के दौरान कृषि उत्पादकता पर लिखा था? तो कौन लिखा था? तो याद रखिएगा जॉर्जेस दुबे और लिन हंट ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 72 नंबर प्रश्न क्या कहता है? चलिए अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। अब जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए और अपने दोस्त अपने मित्र के पास जरूर शेयर कीजिएगा। आइए 72 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करना। ठीक है, आइए विचार करते हैं। इसमें कहा जा रहा है आपका कि हेनरी पिरेन एक बेल्जियन इतिहासकार था। तो बिल्कुल सही है। आगे बोलता है उनका तर्क है कि इस्लामिक क्षेत्र के विस्तार के कारण यूरोप में सामंतवाद का विकास हुआ था। तो बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, मतलब विचार ये दोनों पे हुआ था। तो इधर देख लेते हैं 1 और 2 किस में है। तो ये हो जाएगा 1 और 2, मतलब कि 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे? 73 नंबर क्या कहता है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसके द्वारा सामंतवाद को निर्भरता के आपसी संबंधी के धारणा के रूप में प्रतिपादित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा मार्क ब्लॉक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। 74 में क्या कहता है? किस बाइजेंटाइन सम्राट के तहत संकलित रोमन कानून को 527 सीसी से 534 सी के मध्य लागू किया गया था? ठीक है, तो ये आपका जस्टिनियन प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 75 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 75 नंबर प्रश्न है कि कॉन्स्टेंटिनोपल किसके तट पर स्थित है? तो किस तट पर स्थित है? तो ये आपका काला सागर पे स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। आइए 76 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है क्या आपका हम्मुराबी एमोरिजन के प्रथम बेबीलोनियन राजवंश का प्रसिद्ध राजा था। उससे पूर्व उपयुक्त राजवंश में कितने राजाओं ने शासन किया था? तो याद रखिएगा उसमें के बाद आपका 5 राजाओं ने शासन किया था। ठीक है, चलिए 77 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 77 नंबर प्रश्न क्या है? कहा जा रहा है कि मेसोपोटामियन मंदिर, ठीक है, तो क्या था? तो ये जो होता है आपका आयताकार भवन थे जो 275 से लेके 175 फीट का क्षेत्रफल को कवर करते थे। मेसोपोटामियन मंदिर जो था एक प्रकार का आयताकार भवन था जो 275 से लेके 175 फीट के क्षेत्रफल का कवर करते थे। 78 नंबर प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे कि मेसोपोटामिया वह क्षेत्र है जहाँ दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता की विकसित हुआ था। ठीक है, मेसोपोटामिया वह क्षेत्र है जहाँ दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता विकसित हुई थी। 79 नंबर प्रश्न की चलते हैं। कहा जा रहा है इसमें कि मेसोपोटामिया निम्नलिखित में से किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिपादित किया था? ठीक है, तो कोई किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अकाडियन। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 80। 80 में क्या कहा जा रहा है कि होमो सेपियंस से जातीय रूप से भिन्न आरंभिक मानव नुमा जीवी समानतक कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, 80 का इसका आंसर जो होगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
चलिए तो इस तरह से हम लोग आज का सेट नंबर 2, ठीक है, जो सेट 2 था वो हम लोग आज कवर कर चुके हैं। और इसके बाद ठीक है आज हम लोग का सेट नंबर 2 ख़त्म हो चुका है। और वैसे स्टूडेंट जिसको अभी तक सेट 1 2 का PDF नहीं मिला है, ठीक है, जिनको 1 2 का PDF नहीं प्राप्त हुआ है, उन लोग को क्या करना है कि हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे जाकर आप सर्च कीजिएगा क्या, तो धीरज सीटेट एकेडमी, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम के माध्यम से वहाँ पे हम जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आप लोग को PDF रात में, PDF की बात कर ले तो याद रखिएगा रात में 8 बजे, ठीक है, रात में 8 बजे आप लोग को PDF भेज दिया जाएगा, ठीक है। और उसके अगले ही दिन कितना बजे, तो 10 बजे, उसके अगले ही दिन 10 बजे आप लोग को यूट्यूब पे उसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सेट 2 हो गया, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम सेट 3 लेकर आएंगे। जो भी स्टूडेंट तैयारी 4 में, ठीक है, PGT की तैयारी कर रहे हैं, खास करके जिनका भी सब्जेक्ट हिस्ट्री हो, ये वीडियो उन लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और वैसे स्टूडेंट जो 6 to 9 6 से लेके मतलब 10 तक का तैयारी कर रहे हैं, 6 to 8 या 9 10, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए इसमें एक सेट में 80 क्वेश्चन है, तो आप लोग के लिए एक सेट में 2 सेट का बराबर काम करेगी, ठीक है। चलिए तो बाकी के लिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।